प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं सुभाष चंद्र पीजीटी भूगोल आप लोगों से मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के 9वां अध्याय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की चर्चा प्रस्तुत करूंगा। बच्चों सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि व्यापार कहते किसे हैं, व्यापार कब संचालित होता है। तो बच्चों मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी व्यापार से अच्छी तरह से परिचित होंगे। अपने घर तथा आसपास में इसे यानी कि व्यापार को होते भी देखा होगा। जहाँ तक आपने इसे समझा या देखा होगा तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है। भूगोल के अंतर्गत व्यापार को परिभाषित करते हुए हम यह कह सकते हैं कि व्यापार वस्तुओं एवं सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। बच्चों इस परिभाषा में वस्तुओं एवं सेवाओं की चर्चा की गई है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो कोई बेच रहा है। मतलब स्पष्ट है कि एक समय में दो क्रियाएं घटित हो रही है या संचालित हो रही है। वह क्रिया है खरीदना एवं बेचना। इसी प्रकार अगर आप किसी की सेवा लेते हैं तो वह व्यापार के अंतर्गत गिना जाता है। जैसे नलसाज की सेवा, किसी सर्विस सेंटर की सेवा, विभिन्न प्रकार के ज्ञान की सेवा, जानने की सेवा इसके अंतर्गत आता है। बच्चों अभी तक आपने देखा कि व्यापार कैसे संचालित होता है। इसी क्रम में हम यह जानेंगे कि व्यापार केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। जब हम स्थानीय स्तर की बात करते हैं तो यह आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। प्रारंभ में स्थानीय व्यापार का ही प्रचलन था। उस समय जो व्यापार होता था यह विनिमय पर आधारित था। इसके अंतर्गत वस्तुओं के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था, जिसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे कि कोई किसान अन्न के बदले बर्तनों का आदान प्रदान करता था, लोहार अपने सामान का कुम्हार से आदान प्रदान करता था। विश्व के कुछ भागों में आज भी वस्तु विनिमय व्यवस्था लागू है। जैसे भारत में असम में बिल मेला जो गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर जागी रोड पर अवस्थित है। बच्चों वस्तु विनिमय व्यवस्था की कुछ कमियां हैं। इसके अंतर्गत सीमित वस्तुओं का ही विनिमय संभव है। यह सीमित क्षेत्रों में ही संभव है। अर्थव्यवस्था का आकार सीमित होता है। मुद्रा के आगमन के पश्चात व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की दो घटक आयात और निर्यात की महत्ता स्थापित हुई है। बच्चों अब हम लोग इसमें जानेंगे कि आयात क्या है, निर्यात क्या है। तो आयात जब कोई देश किसी दूसरे देश से कोई सामान खरीदता है तो वह आयात कहलाता है। इसी प्रकार निर्यात जब कोई देश किसी दूसरे देश को सामान बेचता है तो वह निर्यात कहलाता है। बच्चों अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्राचीन काल में स्थानीय स्तर तक ही सीमित था। परिवहन साधनों के अभाव एवं मार्ग की अनिश्चितता के कारण यह जोखिम से भरा था। प्रारंभ में वस्तु विनिमय ही प्रचलित था, जो कि आवश्यक वस्तुओं तक ही सीमित था। अमीर लोग आभूषण, वस्त्र एवं भोग विलास की वस्तुएं खरीदते थे। जैसे रेशम मार्ग जो कि 6000 किलोमीटर लंबा था, जो रोम को चीन से जोड़ता था। इस मार्ग से चीन के रेशम, रोम की ऊन, लोहे की वस्तुएं, बहुमूल्य धातुओं आदि का व्यापार होता था। रोम साम्राज्य की विखंडन के बाद 12वीं-13वीं शताब्दी में समुद्री यातायात में वृद्धि हुई और यूरोपीय वाणिज्य ने उल्लेखनीय वृद्धि की। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेश की शुरुआत हुई, जिसके कारण व्यापार में वृद्धि हुई। साथ ही एक अन्य व्यापार जिसे दास व्यापार कहते हैं की शुरुआत हुई। दास व्यापार के अंतर्गत पुर्तगाली, डच, स्पेनिश तथा अंग्रेज लोग अफ्रीका के मूल निवासियों को बलपूर्वक पकड़कर अमेरिका ले जाते थे और उनसे बागानों में श्रमिकों के रूप में काम करवाया जाता था। यह व्यापार लगभग 200 वर्षों तक इन देशों के लिए लाभकारी बना रहा। बाद में 1792 में डेनमार्क, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन तथा 1808 में यूएसए ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है। संसाधनों का वितरण असमान होने के कारण भूमंडलीय मांग, विभिन्न प्रकार के खनिजों का विश्व स्तरीय मांग एवं उनका भूमंडलीय उपयोग, अलग अलग देशों के द्वारा विशिष्टीकृत उत्पादन, परस्पर लाभ भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अस्तित्व में बनाए रखता है। परिवहन साधनों का विकास के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व कायम है। वैश्विक शोध के कारण एवं उनका भूमंडलीय मांग के कारण
भी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बना हुआ है। वैश्वीकरण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व में बनाए रखना एक प्रमुख कारण है। बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कई बातों पर निर्भर करता है, जिनमें प्रमुख बिंदु ये हैं। पहला, भूवैज्ञानिक संरचना। भूवैज्ञानिक संरचना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि यह धरातल, खनिज संपदा, फसलों, पशुओं आदि को प्रभावित करती है। मैदानी भाग कृषि के लिए अनुकूल होते हैं, जबकि पहाड़ी भाग बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। दूसरा, खनिज संसाधन। खनिजों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसका विश्व स्तर पर वितरण बड़ा ही असमान है, जबकि खनिजों का पूरे विश्व में मांग है। खनिजों से उद्योग एवं व्यापार को ठोस आधार मिलता है। जलवायु। जलवायु वनस्पति तथा जीवन को प्रभावित करती है तथा मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। जलवायु में विविधता के कारण उत्पादों में भी विविधता आती है। उदाहरण स्वरूप चावल, रबड़, केला आदि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेशों में पैदा होते हैं, जबकि गेहूं तथा ऊन शीतोष्ण कटिबंधीय ठंडे इलाकों की उपज है। सांस्कृतिक कारक। विश्व के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट कला एवं हस्तशिल्प विकसित हो जाते हैं, जिनकी विश्व के बाजार में बड़ी मांग होती है और उनका विश्व स्तर पर व्यापार किया जाता है। उदाहरण स्वरूप चीन द्वारा उत्पादित उत्तम कोटि का पोर्सिलेन, चीनी मिट्टी का बर्तन तथा ब्रोकेड, जरीदार या बूटीदार कपड़ा ईरान के कालीन प्रसिद्ध हैं, जबकि उत्तरी अफ्रीका का चमड़े का काम और इंडोनेशियाई बुटीक वस्त्र हस्तशिल्प आदि प्रसिद्ध हैं। जनसंख्या का आकार। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक होता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम होता है, क्योंकि ऐसे देशों में निर्यात के लिए अतिरिक्त उत्पादन कम होता है। अतः इन देशों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं होता है। जिन देशों में लोग उच्च गुणवत्ता वाला जीवन व्यतीत करते हैं, उनमें विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ती है और व्यापार में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास की परावस्था। अलग अलग देशों की आर्थिक विकास की परावस्था भिन्न होता है। सभी देश अपने अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं, अतः कुछ देश अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अपने देश के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं का निर्यात दूसरे देशों को करते हैं। वस्तुओं का निर्यात कच्चे माल के रूप में तथा तैयार वस्तुओं के रूप में होता है। प्रायः विकासशील देश कच्चे माल एवं विकसित देश तैयार वस्तुओं का निर्यात कर दूसरे देश को करते हैं। इससे उनकी अर्थव्यवस्था में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। विदेशी निवेश की सीमा। बहुत से विकासशील देशों में पूंजी का अभाव होता है और विदेशी निवेश पर निर्भर करते हैं। विदेशी निवेश की सहायता से यह उद्योग स्थापित कर सकते हैं और कृषि तथा खनन में सुधार ला सकते हैं। निवेश करने वाले देश उन वस्तुओं में निवेश करते हैं जिनकी उन देशों में अधिक आवश्यकता होती है। इस प्रकार निवेश करने वाले देशों में उन वस्तुओं के लिए बाजार विकसित होता है और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। परिवहन तथा संचार का विकास। व्यापार में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, जिसके लिए परिवहन की उचित व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। आधुनिक समय में जल, स्थल तथा वायु परिवहन के साधनों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला है। भारी वस्तुएं जैसे लौह अयस्क, कोयला तथा शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं जैसे दूध तथा दुग्ध पदार्थ, मांस और फल आदि भी विश्व के सभी भागों में पहुंचाए जाते हैं। जिन देशों में परिवहन की सुविधा अधिक उन्नत नहीं है, उन देशों का विदेशी व्यापार पिछड़ी अवस्था में है। बच्चों, हम लोग इस अध्याय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में जानेंगे। परिमाण, संयोजन तथा दिशा व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। बच्चों, सबसे पहले व्यापार का परिमाण। व्यापार का परिमाण व्यापार के अंतर्गत किए गए वस्तुओं का मात्रा से मापन नहीं किया जाता, बल्कि वस्तुओं के मूल्यों के द्वारा की जाती है। कई बार इसे प्रति व्यक्ति के आधार पर भी मापा जाता है। व्यापार का संयोजन। व्यापार संयोजन में वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान सम्मिलित किया जाता है। इनमें सदा परिवर्तन होता रहता है। पिछले कुछ वर्षों में कोयला, कपास, रबड़ और ऊन जैसे प्राथमिक उत्पादों का महत्व घट गया है, जबकि पेट्रोलियम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। व्यापार की दिशा। 18वीं शताब्दी तक आज के विकासशील देश यूरोपीय देशों को विनिर्मित तथा मूल्यवान वस्तुओं का निर्यात करते थे।
19वीं शताब्दी में व्यापार की इस दिशा में परिवर्तन आया, जबकि यूरोप से औद्योगिक उत्पादों का विनिमय 3 दक्षिणी महाद्वीपों ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के खाद्य तथा कच्चे माल से होने लगा। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औद्योगिक उत्पादित वस्तुओं का अधिकांश व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच ही होता है। इसी अवधि में जापान दूसरा महत्वपूर्ण व्यावसायिक देश बना। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पुराने प्रतिरूप में परिवर्तन होने लगा। अब औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से विकासशील देश भी विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे। बच्चों, हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 प्रकार का होता है। पहला है द्विपक्षीय व्यापार। यह व्यापार 2 देशों के बीच होता है। इस प्रकार का व्यापार तभी पनपता है जब दोनों देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे की पूरक हों। जैसे एक विकासशील देश विकसित देश को कच्चा माल निर्यात करता है और बदले में विकसित देश विकासशील देश को निर्मित वस्तुएं उपलब्ध कराता है। ऐसा कुछ निश्चित वस्तुओं के संदर्भ में ही सीमित मात्रा में ही संभव हो पाता है। बहुपक्षीय व्यापार। इस प्रकार के व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं का कई देशों के बीच आदान प्रदान होता है। बच्चों, हम लोग व्यापार संतुलन के बारे में जानेंगे। व्यापार संतुलन आयात तथा निर्यात के बीच मूल्यों में अंतर को कहते हैं, या आयातित वस्तुओं एवं निर्यातित वस्तुओं के मूल्य में अंतर को कहते हैं। व्यापार संतुलन 2 प्रकार का होता है, अनुकूल व्यापार संतुलन और प्रतिकूल व्यापार संतुलन। प्रतिकूल व्यापार संतुलन को हम विलोम व्यापार संतुलन भी कह सकते हैं। अनुकूल व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? जब निर्यातित वस्तुओं का मूल्य आयातित वस्तुओं के मूल्य से अधिक हो तो वैसे व्यापार को अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। प्रतिकूल व्यापार संतुलन। जब आयातित वस्तुओं का मूल्य निर्यातित वस्तुओं के मूल्य से अधिक हो तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। बच्चों, हम लोग मुक्त व्यापार के बारे में जानेंगे। बच्चों, मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्थाओं को खोलने की प्रक्रिया को मुक्त व्यापार कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 देशों के मध्य व्यापारिक बाधाएं हटा दी जाती है, जैसे सीमा शुल्क खत्म करना। इसके कुछ गुण और दोष भी हैं। हम लोग सबसे पहले गुण के बारे में देखेंगे। घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मिलती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, साथ ही व्यापार में वृद्धि होती है। इसके दोष विकासशील देशों को विकास के समान अवसर प्रदान नहीं करते और इन देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। घरेलू उत्पाद इन देशों में बंद हो जाते हैं। डंप। लागत की दृष्टि से नहीं वरन विभिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को 2 देशों में विक्रय करने की प्रथा डंप करना कहलाती है। बच्चों, हम लोग विश्व व्यापार संगठन के बारे में जानेंगे। विश्व के अधिकतर देशों ने यह महसूस किया कि व्यापारिक देशों के बीच आने वाली बाधाओं तथा समस्याओं को निपटारा करने हेतु एक संगठन की जरूरत है। इसी क्रम में गेट, जिसे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की स्थापना 1948 में जेनेवा में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार के प्रतिबंधों को हटाकर या कम करके सदस्य देशों के व्यापार में वृद्धि करना था। गेट को विश्व स्तर पर व्यापार शुल्क में क्रमबद्ध कमी कराने में सफलता मिली है। 1 जनवरी 1995 को गेट का रूप बदलकर विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। यह संगठन सेवाओं के व्यापार को भी नियंत्रित करता है। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य विवादों को निपटारा करता है। यह संगठन दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा अन्य विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। बच्चों, विश्व व्यापार संगठन की आलोचना भी की गई है। इस आलोचना को हम इस संदर्भ में देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन ने मुक्त व्यापार एवं भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण धनी देश और धनी एवं गरीब देश और गरीब हो रहे हैं। विकसित देशों ने अपने बाजार को विकासशील देशों के उत्पादों के लिए नहीं खोला है। इस संगठन में कुछ प्रभावशाली राष्ट्रों का ही वर्चस्व है। विश्व व्यापार संगठन पर्यावरणीय मुद्दों, बाल श्रम, श्रमिकों के स्वास्थ्य व अधिकारों की उपेक्षा करता है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए विश्व व्यापार संगठन अपेक्षित मदद नहीं करता है। बच्चों, विश्व व्यापार संगठन की तरह ही प्रादेशिक स्तर पर कुछ व्यापार समूह बने हैं, जिनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। विश्व व्यापार संगठन के अतिरिक्त
अनेक देशों ने प्रादेशिक व्यापारिक संघों का निर्माण किया है। इसका मुख्य उद्देश्य संरक्षणवाद को कम करना तथा सदस्य देशों के बीच आर्थिक संबंधों में वृद्धि करना है। अधिकांश प्रादेशिक व्यापार समूह व्यापार की मदों में भौगोलिक सामीप्य, समरूपता और पूरकता के साथ देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने एवं विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रादेशिक व्यापार समूहों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। बच्चों, हम लोग इसमें देखेंगे पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार के रूप में कहे जाते हैं। ऐसा क्यों? पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार के रूप में इन सेवाओं के कारण जाना जाता है। पत्तन समुद्र तथा स्थल को आपस में जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पत्तन आयात और निर्यात के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराता है। पत्तन वह तटीय स्थल है जहां से जहाज अपनी यात्रा आरंभ करते हैं या आकर समाप्त करते हैं। पत्तन सागरीय व्यापार के द्वार होते हैं जहां जहाज़ों के ठहरने का उचित प्रबंध होता है। यह वह स्थान होता है जहां जहाज़ों से सामान उतारने तथा उन पर सामान लादने की भी उचित व्यवस्था होती है। पत्तन सामान के लिए गोदाम तथा यात्रियों के ठहरने के लिए विश्राम गृह भी उपलब्ध करवाता है। बच्चों, हम लोग पत्तनों के प्रकार के बारे में जानेंगे। बच्चों, पत्तनों का वर्गीकरण उनकी स्थिति तथा उनके द्वारा संभाले गए यातायात के अनुसार किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निपटाए गए नौभार के अनुसार पत्तनों का वर्गीकरण या प्रकार। इनमें सबसे पहला है औद्योगिक पत्तन। यह पत्तन थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं, जैसे अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन और इसी प्रकार के पदार्थ। वाणिज्यिक पत्तन, यह मुख्यतः सामान के आयात निर्यात के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुछ पत्तनों को सवारियां भी प्रयोग करती है तथा कुछ मत्स्यन जलपोतों को आश्रय देते हैं। विस्तृत पत्तन, यह पत्तन बड़े पैमाने पर सामान्य नौभार का ठोस प्रबंध करते हैं। विश्व के अधिकांश बड़े पत्तन इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, हम लोग अवस्थिति के आधार पर पत्तनों के प्रकार को देखेंगे। इसमें सबसे पहला है अंतर्देशीय पत्तन। इस प्रकार के पत्तन समुद्र से दूर स्थल खंड के भीतर स्थित होते हैं और नदी अथवा नहर द्वारा समुद्र से मिले होते हैं। ब्रिटेन में मैनचेस्टर, राइन नदी पर डुइसबर्ग, मिसिसिपी नदी पर मैम्फिस, हुगली नदी पर कोलकाता आंतरिक पत्तनों के अच्छे उदाहरण हैं। बाह्य पत्तन, यह पत्तन दूर गहरे समुद्र में बनाए जाते हैं जब जलपोत बड़े आकार के होने के कारण या वास्तविक पत्तन में अधिक अवसाद के निक्षेप के कारण वास्तविक पत्तन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो बाह्य पत्तनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे यूरोप में ब्रिस्टल का एवन माउथ। विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पत्तनों के प्रकार। तेल पत्तन, इन पत्तनों पर मुख्यतः तेल का ही आयात निर्यात होता है। इनमें से ऐसे कुछ ही पत्तन हैं जहां तेल के टैंकर खड़े किए जाते हैं, इन्हें टैंकर पत्तन भी कहते हैं। मार्ग पत्तन, बहुत से ऐसे पत्तन महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के साथ विकसित हो जाते हैं जहां पर जलपोत ईंधन तथा खाना लेने के लिए रुकते हैं। बाद में यह पूर्ण पत्तनों के रूप में विकसित हो जाते हैं, जैसे अदन, होनोलुलु तथा सिंगापुर। पैकेट पत्तन, इन्हें फेरी पोर्ट भी कहते हैं। इन्हें छोटी समुद्री मार्ग में आने वाली यात्रियों को उतारने, चढ़ाने तथा डाक लाने व ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रायः 2 स्टेशन आमने सामने होते हैं। आंत्रोपो पत्तन, यह पत्तन एक देश के माल को दूसरे देश में भेजने का कार्य करते हैं। ऐसे पत्तनों पर जो माल आता है उसका गंतव्य अन्य देश होता है, जैसे सिंगापुर, रॉटरडम, कोपेनहेगन, कोलकाता आदि। नौसेना पत्तन, यह मुख्यतः सामरिक महत्व के होते हैं और इसका व्यापारिक महत्व अपेक्षाकृत कम होता है। यहाँ पर नौसेना के लड़ाकू जहाज़ों को खड़ा करने, उनकी मरम्मत करने तथा लंगर डालने की व्यवस्था होती है। भारत के कोच्चि तथा कारवार ने भी पत्तन इसके अच्छे उदाहरण हैं। बच्चों, अभी तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इस अध्याय में आपने देखा कि व्यापार किस प्रकार स्थानीय स्तर से होते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाने लगा। साथ ही आपने यह भी देखा कि प्रारंभ में व्यापार वस्तु विनिमय के रूप में होता था। मुद्रा आगमन के पश्चात विश्व व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। इस अध्याय में आपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष एवं प्रकार, साथ ही विश्व व्यापार संगठन तथा प्रादेशिक व्यापार समूहों एवं पत्तनों का वर्गीकरण
का अध्ययन किया।